हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके, ऐड हो गए बच्चे। तो आज से जो हमारी ये वाली क्लास शुरू हो रही है वो हम लोग अकाउंटेंसी शुरू कर रहे हैं। ऑडिट हमारी चली रही है, ठीक है। विद इन वीक हम उसे खत्म भी कर लेंगे। बट अभी जो हम इस वाली क्लास में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा अकाउंटिंग। हमारा जो फर्स्ट यूनिट है ना वो हम शुरू करेंगे, ठीक है। आज बहुत सारे बच्चे लाइव होंगे क्योंकि मैंने सबके लिए ये क्लास फ्री कर दी है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे बच्चे होंगे। तो आज हम जो सेक्शन शुरू करने वाले हैं वो हमारा क्या होगा, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में भी कुछ टॉपिक है वो मैं लिख देती हूँ जो हमें खत्म करने हैं, ठीक है। तो वो हमारे ध्यान में हमेशा रहेंगे कि हाँ भाई इतने ही टॉपिक हमें करना है। हालांकि पूरी अकाउंटिंग है, ठीक है। उसने क्या किया है, जनरल और लेजर को डायरेक्टली ना लिखकर उसने ट्रायल बैलेंस लिख दिया है। तो अगर आपको जनरल और लेजर आप नहीं पढ़ोगे तो ट्रायल बैलेंस होगा ही नहीं। क्लियर है। तो अपने को पढ़ना पूरा ही है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी है, सब कुछ है। तो मतलब ये मान के चलो जो अपनी पूरी अकाउंटेंसी है ना वो पूरा का पूरा ही अपने सिलेबस में है, कुछ भी बाहर नहीं है, ठीक है। 2012 का जो पेपर है मेरे पास है, वो पेपर मैं आप लोगों को ऐप में जो है अपडेट कर दूंगी। आप एक बार देख लीजिएगा। जो 12 वाला पेपर है बहुत ही इजी और बेसिक सा पेपर है, लेकिन अभी इस पेपर में हम सारी चीजें वैसी जो है सोच नहीं सकते कि सेम पैटर्न पे पेपर आएगा। कुछ ना कुछ चीजें जो है पक्का चेंज होंगी। लेवल बढ़ेगा क्योंकि वो वाला लेवल जो था ना बहुत इजी था, कोई न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो थे ही नहीं और सिर्फ आपके थ्योरी थ्योरी क्वेश्चंस थे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े से घुमाए फिराए गए थे, बाकी क्वेश्चन सारे इजी थे। बट अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। जो भी अकाउंटेंसी के आपके पेपर हो गए हैं, लाइक वर्गे का भी पेपर हुआ था उसमें भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, तो अपन अभी इतना इजी मान के पैटर्न को चल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहली जो चीज है वो क्या है हमारे पास, लेखांकन की प्रकृति, ठीक है। आप लोग सिलेबस लेके बैठे होंगे। लेखांकन की प्रकृति है पहली चीज। फिर उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों लेखांकन बनाया जाता है, ये है, ठीक है। इसके अलावा लेखांकन के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितनी भी अवधारणाएं हैं, वो सारी चीजें भी हैं, ठीक है। लेखांकन के मूल सिद्धांत, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। लेखांकन के मूल सिद्धांत, अवधारणाएं, ये सारा तो अपना थ्योरी थ्योरी पोर्शन ही है। क्लियर है, इसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी थ्योरी ही है। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, ठीक है, ये सारा का सारा थ्योरी है। परंपराएं और सीमाएं, परंपराएं सीमाएं, ये भी हमें पढ़ना है। क्लियर है। इसके अलावा, ठीक है, इन चीजों के अलावा है लेखांकन की विधियां, लेखांकन की प्रक्रिया। अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये वो है जिस हिसाब से हम पढ़ेंगे। लेखांकन की विधियां और प्रक्रिया। इसके अलावा हमारा क्या है, इसके अलावा है हमारा पूंजीगत एवं जो है आयगत मदें क्या होती हैं, वो है पूंजीगत एवं आयगत मदें। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे प्लीज अपना एक बार सिलेबस जो है आप लोग रिफर कर लीजिएगा। फिर है डेप्रिसिएशन और उसके मेथड्स, मूल्यह्रास व उसकी विधियां, मूल्यह्रास व उसकी विधियां, ये भी है, ठीक है। फिर है त्रुटियां, उनका वर्गीकरण, यहां पे मैं लिख देती हूं। मतलब जो हमारी एरर्स होती हैं, त्रुटियां, इनका वर्गीकरण, ठीक है। इसके साथ साथ ही हम कैसे इन्हें रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो वो जो रेक्टिफिकेशन ऑफ वाला एरर वाला है ना, वो चैप्टर भी हमारा इसी में है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये एक चैप्टर भी हमारा इसी में है। उसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हमें तलपट भी तैयार करना है। मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस भी इसी में है, हमें तलपट भी बनाना सीखना है, उसके भी क्वेश्चंस आपको आएंगे। इसके अलावा एडजस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो भी आएंगी, ठीक है। एडजस्टमेंट से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी, मतलब
आपका पूरा का पूरा जो 11th का अकाउंटेंसी का सिलेबस था, ठीक है, जो आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से, वही पूरा का पूरा सिलेबस यही है। जो हमने 6 महीने में पढ़ा था, 6 महीने में हमने पढ़ा था, वो हमें लगभग 1 महीने में खत्म करना है, ठीक है। 1 महीने से भी कम का टाइम हमें लेना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है। अभी हम क्लास शुरू करते हैं, क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, क्लास शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर इसका उद्गम हुआ कहां से होगा, ठीक है। अकाउंटिंग की जरूरत लोगों को पड़ी क्यों, क्यों अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ी, कहां से इसकी शुरुआत हुई। तो जो अकाउंटेंसी जो हमारे सामने है, ठीक है, जो भी हमारी अकाउंटेंसी है, इसका हमने क्या करा था, जो भी हमारे लेखा कर्म है, जो भी हमारा पुस्तकालय है, सबसे पहले जो हमने इसे देखा था, वो हमने देखा था कहां से, इटली से, ठीक है। इटली से हमने देखा था कि इसकी शुरुआत की गई थी। और ल्यूकस फेसियोली अकाउंटेंसी, ठीक है। चलो अभी हम मेन चीजें इसमें देखेंगे कि अकाउंटेंसी की शुरुआत कहां से की गई। तो सबसे पहली जो चीज हमारे सामने आती है वो है 15वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है। 15वीं शताब्दी के अंत में इटली के वेनिस शहर से इसकी शुरुआत हुई थी, तो जिसे हम अभी पेरिस नगर के नाम से भी जानते हैं। तो इटली के वेनिस नगर से सबसे पहला जो फैक्ट लिखिए, देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। कभी कभार ही इनसे क्वेश्चंस आते हैं, बाकी अब इनसे क्वेश्चंस नहीं आते। 15वीं शताब्दी के अंत में इटली के वेनिस शहर से शुरुआत हुई, ठीक है। इटली के वेनिस शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। 15वीं सेंचुरी था, उसका लास्ट चल रहा था, ठीक है, शुरुआत हुई। इसके बाद, ठीक है, जो इसका मेजर अगला स्टेप आता है वो आता है क्या, वो आता है लेखांकन के जो है टाइम है वो आपका 1494। जो टाइम आता है वो टाइम कौन है, 1944। इस टाइम पे एक गणितज्ञ थे, ठीक है, गणितज्ञ थे, नाम उनका क्या था, ल्यूकास पेसियोली। नाम क्या था, ल्यूकास पेसियोली, ठीक है। ल्यूकास पेसियोली, इन्होंने ही सबसे पहले, ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले अकाउंटिंग जैसा शब्द या फिर डेबिट क्रेडिट जैसे शब्दों की शुरुआत की थी। याद रखिएगा सबसे बड़ा पहला फैक्ट, इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोला जाता है इन्हें, फादर ऑफ अकाउंटिंग, क्लियर है। अब इन्होंने 1994 में एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी, जिस बुक का क्या नाम था, डी कंपासेट स्ट्रक्चर। नाम क्या था बुक का, डी कंपासेट स्क्रिप्चर, ठीक है। ये बुक ये लिखते हैं, बुक का नाम क्या है, गणितज्ञ थे, ठीक है। कॉमर्स का कोई इनका बैकग्राउंड नहीं था, हालांकि उस टाइम पे कॉमर्स जैसी कोई सब्जेक्ट थी नहीं, तो बैकग्राउंड होने का कोई जो है प्रश्न ही नहीं उठता है, ठीक है। तो ये क्या थे, एक गणितज्ञ थे, और ये एक जो है नेवी वाली फॉर्म थी, वहां पे मजदूरों का काफी ज्यादा मजदूर थे, काफी बड़ी फॉर्म थी, वहां पे ये काम कर रहे थे, ठीक है। ये काम क्या करते थे, डेली जो भी चीजें होती थी उन्हें रिकॉर्ड करने का काम कर रहे थे। तो जो भी इन्होंने अपने मतलब चीजों को देखा, उन्हें ईजी करने के लिए फिर इन्होंने एक बुक लिखी, डिकम्पोसेट स्क्रिप्चर, ठीक है। डिकम्पोसेट स्क्रिप्चर ये फर्स्ट बुक थी जिसमें अकाउंटिंग जैसा कोई शब्द या फिर चीजों को जो है लाया गया। और इन्होंने इसी बुक में सबसे पहले क्या है, लेखांकन का वर्णन किया था, ठीक है। कैसे आप जो है चीजों को मेंटेन कर सकते हैं, रिकॉर्ड को, लेखांकन का वर्णन किया गया था। इन्होंने ही डेबिट क्रेडिट, जो हमारे अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द माने जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट, इन्होंने ही उन शब्दों की शुरुआत की थी। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मन में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा ये डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, ठीक है। अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, मान लीजिए मैंने ये पेन खरीदी अपने बिजनेस के यूज के लिए,
कुछ किसी भी काम के लिए, बेचने के लिए, खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदी, ठीक है। तो जब भी मेरे पास पैसा आएगा, जब भी ये पेन मेरे पास आएगा, मेरे साथ से कुछ ना कुछ पैसा, मेरे हाथ से कुछ ना कुछ पैसा मैं इसको खरीदने के लिए दूंगी ना। मान लीजिए पेन 10 रुपए है, इस पेन की कीमत मैंने 10 रुपए दी, तो 10 रुपए से मेरा पेन तो गया, ठीक है। पेन तो अगर मैंने ये पेन बेचा है तो ये पेन मेरे पास से गया, मेरे पास पैसा आया। अगर मैंने ये पेन खरीदा है तो मेरे पास ये पेन आया पर मेरे पास से मेरा पैसा गया, ठीक है। अकाउंटिंग में बोलते हैं इन दोनों ट्रांजेक्शन्स को आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, दोनों पक्षों को दिखाना चाहिए। इसे ही हम क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। आगे हम इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, फिलहाल अभी यही देखिए, ठीक है। तो टाइम क्या था, 1494। कौन थे, गणितज्ञ थे। नाम क्या है उनका, ल्यूकस पेशियोली। इन्हें ही हम फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं, इन्हें ही हम फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। टाइम क्या है, 1944, 1994। बुक कौन सी लिखी, द कंपासेट स्क्रिप्चर, जिसे हम, ठीक है, इन्होंने इसमें लेखांकन का सबसे पहले वर्णन किया था। जो भी इन्होंने अनुभव किया था ड्यूरिंग ड्यूरेशन में, जब ये काम वगैरह कर रहे थे, उस पूरे ड्यूरेशन में इन्होंने जो भी अनुभव किए थे वो सारे के सारे इस बुक में इन्होंने लिखे, ठीक है। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, ल्यूकस पेसियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग या लेखांकन का जन्मदाता के रूप में भी जानते हैं। फिर अगली एक घटना घटती है, ठीक है, इसके बाद 1543 में। टाइम क्या है, 1543, ठीक है। 1543 में ये जो बुक थी, इसको हाजुल कैसिल ने, जो भी ल्यूकस पेसियोली की बुक थी, उस बुक का, ठीक है, क्या किया, इंग्लिश में अनुवाद किया। कौन सा टाइम है, 1543। नाम क्या है इनका, हाजू ओल्ड कैसिल, हाजू ओल्ड कैसिल। इन्होंने क्या किया, ठीक है, डिकम्पासेट स्क्रिप्चर जो उन्होंने बुक लिखी थी लुकस पेशियोली ने, इसका सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, इंग्लिश में अनुवाद किया। इन्होंने ट्रांसलेशन कर दिया उस बुक का इंग्लिश में, ठीक है। यहां पे ऐसा लिख लीजिए तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं बाद में भूल जाओगे। ल्यूकस पेशियोली की बुक का नाम क्या था, डिकम्पासेट स्क्रिप्चर की बुक का इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद किया, इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया। अभी देखो, अंग्रेजी में अनुवाद होने से क्या हुआ, ये जो पुस्तक थी उसका ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि इंग्लिश उस टाइम पे ऐसी लैंग्वेज थी तो जो थोड़ी सी, ठीक है, ज्यादा जानी पहचानी थी। तो इंग्लिश का अनुवाद करने पे इनको क्या हुआ कि सही से चीजें जो है, इस बुक का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, ज्यादा देशों में यूज करने की जाने लगी, क्योंकि इंग्लिश क्या था, एक ऐसा जोनर था उस टाइम पे, इंग्लिश ज्यादातर जो है लोग जाने पहचाने लगे थे, ठीक है। तो इंग्लिश का अनुवाद होने से ये बुक थोड़ी सी ज्यादा क्या हुई, फेमस हुई। इसके बाद एक टाइम आता है 1795, ठीक है, 1795। कौन सा टाइम है, 1795 का। एक आदमी होता है, आदमी का नाम क्या है, एडवर्ड जोन्स। नाम क्या है इनका, एडवर्ड जोन्स। इससे देखो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कभी कभार किसी एग्जाम में, क्योंकि पहले क्वेश्चंस आते थे, अभी के पैटर्न में ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इतने बेसिक से क्वेश्चन किया जाता है। अभी इससे ऊपर ही क्वेश्चंस मिलेंगे, बट इन केस कभी जो है ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें पता होना जरूरी होता है, ठीक है। तो 1795 में एडवर्ड जोन्स ने जो इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पे एक पुस्तक की संरचना की, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है, इसकी रचना की। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे लेखांकन को ज्यादा मान्यता मिलने लगी। जो ये डबल एंट्री सिस्टम वाला लेखांकन था उसे ज्यादा मान्यता मिलने लगी, ज्यादातर लोगों ने, ठीक है, इसे अपनाया। और फिर धीरे धीरे इससे डिफरेंट टाइप के अकाउंटिंग का जन्म हुआ। जैसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, हम जो भी अकाउंटिंग पढ़ते हैं, धीरे धीरे इन्हीं सब जगहों से अकाउंटिंग का जो है शुरुआत हुई, ठीक है। इतने सारे फैक्ट्स हैं जो इसके हिस्ट्री में से निकलते हैं। अब हमारे पास मेन जो टर्म है कि अकाउंटिंग होती क्या है, ठीक है, रफ ही कर लेती हूं। अकाउंटिंग होती क्या है, सबसे मेन चीज है
अकाउंटिंग होती क्या है। आप जब किसी भी चीज की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको दो शब्द मिलते हैं, एक तो एक्टिविटी मिलती है, दूसरा प्रोसेस मिलती है। तो अकाउंटिंग भी हमारी क्या है, एक प्रक्रिया है। क्या है, एक प्रक्रिया है। मैं आपको सारा मतलब समझाती हूं अभी, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी कोई भी काम, ठीक है, एक्टिविटी कोई भी काम जिसमें हम कोई केवल एक काम कर रहे हैं, कोई एक काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर बात प्रोसेस आपको बोल दिया जाए, कभी भी डेफिनेशन में अगर आपको प्रोसेस बोल दिया जाए तो ये बात याद रखिएगा, ये कई कामों का समूह है, ठीक है। आप घर में रोटी बनाते हो, ठीक है, आप रोटी बनाते हो तो क्या करते हो, पहले आटा लेते हो, आटे को गूंथते हो, फिर रोटी बेलते हो, तवे में डालते हो, फिर सेकते हो, ठीक है। मैं मतलब घर पे हूँ, खाना बनाती हूँ, इसलिए मैं ऐसे एग्जांपल ही दे रही हूँ आपको। जनरली आपने देखा होगा, एक रोटी बनाने में क्या सिर्फ एक काम था, नहीं, एक पूरी की पूरी एक प्रोसेस थी। सेम ऐसा अकाउंटेंसी के साथ भी होता है। अकाउंटेंसी जो है, लेखांकन जो है, एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया का मतलब क्या है कि बहुत सारे कामों का समूह है इसमें, ठीक है। डिफरेंट टाइप इसमें काम किए जाते हैं, तब जाके अकाउंटेंसी हमारी कंप्लीट होती है, तब हमारी अकाउंटेंसी होती है, ठीक है भाई। प्रोसेस क्या है वो हमें समझ में आ गया। तो क्या क्या व्यवहार होते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होता है, ठीक है, कि जो भी ट्रांजेक्शन्स है, सबसे पहले हमें देखना है कि लेन देन या व्यवहार, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ट्रांजेक्शन्स लिख दीजिए। सबसे पहले जो हमें चीज देखनी है वो ये देखनी है कि जो हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अकाउंटिंग में दो लोग हैं, ठीक है, दो पक्ष है, एक खरीद रहा होगा, एक बेच रहा होगा, एक बेच रहा होगा, दूसरा खरीद रहा होगा। ऑब्वियसली बात है, दो पक्ष आपको हमेशा देखने को मिलते हैं, इनके बीच में लेन देन होता है। लेन देन भी दो प्रकार का होता है, कभी वो फाइनेंशियल हो सकता है, कभी वो अमौद्रिक भी हो सकता है, इस चीज में कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक है। पर हम उन्हीं लेन देन को नापते हैं, उन्हीं व्यवहारों को नापते हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, ठीक है, जिन्हें हम पैसे में नाप सकते हैं, जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, हम उन्हीं को नापते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है, कंपनी का एम्प्लॉय कौन है, मिस्टर ए है, ठीक है भाई, है ये। अब मान लीजिए बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, कंपनी के लिए बहुत लॉयल एम्प्लॉय था, बहुत अच्छा एम्प्लॉय था, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कंपनी के एसेट की तरह था, ठीक है। हमने इस एम्प्लॉय को, अगर ये रिटायरमेंट हो जाता है या किसी भी तरह का रीजन से कंपनी छोड़ता है, तो ये भी कंपनी को एक लॉस है। लेकिन क्या हम इसे मॉनेटरी टर्म में नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते, ठीक है, नहीं नाप सकते, तो इसे हम कभी भी अकाउंटिंग की बुक में जगह नहीं देंगे। क्लियर है। वो सारे ट्रांजेक्शन्स, वो सारी चीजें जिन्हें हम पैसे के टर्म पे नाप सके, जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, जिन्हें हम पैसे में दिखा सकते हैं, उन्हीं को, ठीक है, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हमें क्या करना है, यहां पर रखना है, ठीक है। और इन ट्रांजेक्शन्स दोनों भी प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है वो मौद्रिक हो, ठीक है, पैसे से हो, फाइनेंशियल हो, हमने जैसे ही जो है सामान दिया या फिर लोगों को सामान दिया, उन्होंने हमें हमारा पैसा वापस कर दिया, एक चीज ये भी हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर किसी ने सामान उधार लिया है, भले ही यहाँ पर हमें पैसे नहीं मिले हैं अभी, लेकिन वो सामान लेके गया है और फ्यूचर में हमें पैसे देगा, दोनों चीजें होती है अकाउंटिंग में, ठीक है। अगर आप देखोगे तो अभी तो हम इसे फाइनेंशियल टर्म में नहीं नाप रहे, ठीक है। सामान गया है, पैसा आएगा, अभी कब आएगा कुछ नहीं पता है, लेकिन उधार अगर सामान गया है तो हमारे पास पैसा भी आएगा। तो दोनों तरीके के ट्रांजेक्शन है अभी हमारे पास, ठीक है। वो मौद्रिक लेन देन भी हो सकता है और जो है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, बशर्ते वो ट्रांजेक्शन रिलेटेड ऐसे हों जिन्हें हम पैसे से नाप सकते हो, ठीक है। बिना पैसे से नापी गई किसी भी चीज को हम अकाउंटिंग में दर्जा नहीं देंगे। अगला, अभी हम जब अकाउंटिंग की अवधारणाएं पढ़ेंगे ना, तो आपको ये जो है अजम्पशन भी मिलेगा, जिसके आधार पर हम अकाउंटिंग बनाते हैं, वो सिद्धांत और प्रिंसिपल में भी ये चीज आपको मिलेगी। तो वो सारी चीजें, वो सारे ट्रांजेक्शन्स जिन्हें हम पैसे के टर्म पे नाप सकते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन्स क्या होंगे हमारे, उन्हें हम अकाउंटेंसी की बुक में दर्ज करेंगे, ठीक है। अब ये अकाउंटेंसी की बुक में अगर हमें दर्ज करना है तो कोई ना कोई साक्ष्य हमें चाहिए होता है, ठीक है, कि ये मॉनेटरी टर्म में ही थे या जो भी है। तो आपको पता है इसके लिए हमारे पास वाउचर्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, रिसिप्ट होती है, अभी हम ऑडिटिंग पे सारी चीजों की बात कर रहे थे, ठीक है। वाउचर्स होते हैं, रिसिप्ट होती है, अगर बैंक में हमने पैसा जमा किया है तो बैंक हमें रिसिप्ट देगा, बैंक से हमने पैसा निकाला है तो भी बैंक हमें रिसिप्ट देगा।
तो ये सारी चीजों के आधार पर हम यहाँ का क्या करते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन वाउचर्स की रिकॉर्डिंग हम करते कहाँ पे हैं, जब हम जर्नल बनाते हैं, जब हमारी पहली बुक बनती है, ठीक है, तब हम जाके वाउचर्स का यूज करते हैं। फिलहाल आप इतना समझिए कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उन सब को हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं। वो मौद्रिक नेचर के भी हो सकते हैं और उधार भी हो सकते हैं। फिर एक बार हमने ये समझ लिया कि भाई ये वाला नेचर जो है, ठीक है, हमने 5,000 रुपए में, हमने 5,000 रुपए में, ठीक है, कुछ भी खरीदा है, मान लीजिए ट्रक खरीदा है, हमने 5,000 रुपए में ट्रक खरीदा। तो ये जो हमने 5,000 रुपए में खरीदा है, ये मॉनेटरी वैल्यू हो गई ना, हमने 5,000 रुपए दिए हैं, उसके बाद ये ट्रक हमारे पास आ रहा है। तो इसे ये क्या है, हमारा फाइनेंशियल लेन देन है, ट्रांजेक्शन है। इसे हमने समझ लिया है कि भाई ये जो व्यवहार है वो क्या है, पैसे वाला है। इसे हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, अब अगर हमें ये पता चल गया कि ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो रहा है, हमने किसी को उधारी दी है, किसी को सॉरी किसी को जो है वेज दी है, किसी को सैलरी दी है, कुछ भी किया है, ठीक है, हमने सेल किया है, परचेज किया है, पैसे के टर्म में है। अब हमें उसे क्या करना है, उसे हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, लिखना है। तब तो हमें याद रहेगा ना आगे चल के, लिखना है, दर्ज करना है, लिखना है, या फिर क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अभी हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करने पड़ेगा। तो जो भी हमारी जर्नल होगी, जो भी हमारी सब्सिडरीज बुक होंगी, हम वहां पर क्या करेंगे, इसकी रिकॉर्डेड करेंगे, ठीक है, जो भी होगा। तो हम एक समयानुसार, मतलब क्रोनोलॉजिकल जो है ऑर्डर में हम इसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हम इसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। किस बेस पे रिकॉर्ड करेंगे, वाउचर के बेस पे हम इसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अपनी बुक में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग की बुक में हम डेली लिखते हैं ना कि भाई इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, डे बाई डे जो है अपनी बुक मेंटेन करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक जर्नल लिया जिसमें सारी चीजों की हमने रिकॉर्डिंग की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। इसे ही हम, जो हमारा जनरल होता है, हालांकि हम आगे भी पढ़ेंगे, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसे ही हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। एक बार डेटा हमारा रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, जनरल बिजनेस में एक रफ पेपर की तरह होती है, ठीक है। ओरिजिनल एंट्रीज यहां पर की जाती हैं वाउचर्स के आधार पर। लेकिन अभी ये बताइए, मुझे किसी का जो है देखना है कि पूरे एक महीने में मैंने कितनी कितनी, मान लो हमें परचेज देखना है, ठीक है, हमने परचेज देखना है, या फिर हमें देखना है राम का खाता, ठीक है। तो अब क्या मैं हर महीने की रोज रोज की तारीख जाके पूरे पूरे चीजों को देखूंगी कि कहाँ पे कितना, राम ने कितना ट्रांजेक्शन किया है इस पूरे महीने में, ठीक है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा लेंदी होगा। बिजनेस में एक दो ट्रांजेक्शन तो हो नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, जो चीजें मैंने जनरल में डे बाई डे रिकॉर्ड की थी, अब उनको मैं एक जगह क्लासिफाइड करके रख दूंगी कि ये राम का खाता है, ये सेल्स हमने इतना किया तो ये सेल्स अकाउंट है, ये परचेज अकाउंट है, ये, ठीक है, फलाना का खाता है। ऐसे करके हम रख देंगे। उससे क्या होगा, एक फेयर कॉपी हम बनाते हैं ना हर चीज को एक जगह। रफ आप स्कूल लेके गए पेपर, ठीक है, वहां पे जो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जा रही है आप उसी रफ में लिखते जा रहे हो। फिर आप स्कूल से घर जाते हो, सारी चीजें फेयर कॉपी में लिखते हो ना, अलग अलग, कि ये मेरी मैथ्स की कॉपी है, ये मेरी इंग्लिश की कॉपी है, ये मैथ्स की है, ये हिंदी की है, ये रीजनिंग की है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो। जिससे क्या होता है, आपको हिंदी की सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी, मैथ्स की सारी चीजें एक मिल जाएंगी, साइंस की एक जगह सारी मिल जाएंगी। क्योंकि अगर आप रफ पेपर ढूंढने जाओगे पूरे महीने का, कितने ढूंढोगे, ठीक है। तो फिर एक बार हमने रिकॉर्ड कर लिया जनरल में, तो अब बारी आती है हमारा क्लासिफाई करने की, इन्हीं रिकॉर्ड्स को वर्गीकरण करने की। वर्गीकरण करने का मतलब क्या होता है, अब हमें बनाना है हमारा लेजर, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, लेजर। अब हमें इसकी क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है, खतौनी करनी है। हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है अपने डेटा को कि हमने अब एक जगह रख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक सारांश निकालते हैं, समरी निकालने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया हमारे अब क्या है, क्या सिचुएशन, ठीक है। तो अब हम इस स्थान पे क्या बनाते हैं, तलपट, जिसे हम ट्रायल बैलेंस के नाम से जानते हैं। हमारे सिलेबस में यही है, तो मतलब हमें जनरल भी पढ़ना है, हमें लेजर भी पढ़ना है, तब तो हम ट्रायल बैलेंस में आएंगे, ठीक है। तो सारांश करते हैं, हम तलपट बनाते हैं, और इसके बाद हमारा क्या निकलता है, परिणाम, जिन्हें हम, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, इसी में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, इसी में हम सारी चीजों की बात करेंगे। क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस में हमें आखिरी में ये तो पता करना है ना कि हमारा लॉस क्या है, हमारा प्रॉफिट क्या है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। क्या है हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। हम बैलेंस शीट बनाते हैं देखने के लिए कि हमारा
क्या फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या है, हम किस जगह पे खड़े हुए हैं, इसीलिए हम बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हमें वो भी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आके हम फाइनल अकाउंट में ये सारी चीजें बनाते हैं। क्यों बोला था मैंने इसे प्रोसेस, ठीक है। अभी इसके बाद ये परिणाम हो गया हमारा, अभी इसके बाद भी इनकी हम एनालिसिस करते हैं पूरे डेटा की, हम कैश फ्लो बनाते हैं, फंड फ्लो बनाते हैं, देखते हैं कि वाकई में बिजनेस में क्या चल रहा है, फिर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है हम देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को, और जो भी हमारे कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं कि ये प्रेजेंट टाइम में हमारी सिचुएशन है। इसीलिए मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था कि अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। अभी आपको जिसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिखिए, ठीक है। इन सब चीजों के आधार पर, जो हमने इतनी चीजें देखी, उन्हीं के आधार पर हम लिखते हैं कि लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है। यही सिर्फ लिखना है हमें, लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो प्लीज जो है इसको लिखे कि जो है अकाउंटेंसी हमारी एक स्टेटमेंट क्या होती है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम व्यवसाय में, सिर्फ इसी डेफिनेशन को हमें क्या लिखना है, शब्दों में लिख देना है, जिसमें हम व्यवसाय में होने वाले, ठीक है, व्यवसाय में होने वाले जितने भी लेन देन होते हैं, व्यवसाय में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, बिजनेस में होने वाले जितने भी वित्तीय लेन देन होते हैं, बिजनेस में होने वाले जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको क्या करते हैं, दर्ज करते हैं, मतलब रिकॉर्ड करते हैं, उनको दर्ज करना, उनको क्या कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसका क्लासिफाई करना, उनका वर्गीकरण करना, बस यही डेफिनेशन में लिख रही हूं, ठीक है। उनका वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करना मतलब रिकॉर्ड करना, उनका वर्गीकरण करना मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेजर बनाएंगे, टू क्लासिफिकेशन भी लिख दीजिए आप लोग, वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना। उसके अलावा, ठीक है, हमने वर्गीकरण किया, इसके अलावा क्या किया, फिर हमने वर्गीकरण के बाद उनका सारांश ज्ञात करके, उनका समरी निकाल के, ठीक है, सारांश ज्ञात करके, उनको समराइज करके, अंतिम परिणाम जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है, अंतिम परिणाम ज्ञात करना है। क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर हो गई। क्या होती है अकाउंटेंसी की डिफिनेशन, लेखांकन एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम बिजनेस में होने वाले जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्लासिफाइड करते हैं, उनको समराइज करते हैं, और जो भी फाइनल रिजल्ट होता है उसे हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, लेखांकन, जिसे हम अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आई, आगे बढ़ जाए आप। अभी डेफिनेशन आपके दिमाग में एकदम से क्लियर है ना, चलो अभी आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखो, एक शब्द आता है बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग क्या होती है, बुक का मतलब दो शब्दों से ही मिलकर बना है, बुक प्लस कीपिंग, जिसमें जितनी भी एंट्रीज होती है वो हम जनरली करते हैं, ठीक है। नियमानुसार हम उसमें क्या करते हैं, जितने भी हमने लेन देन किए हैं, जितने भी हमने जो है ट्रांजेक्शन्स किए हैं, उन सबको एक जगह जो है खाते में रखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक है। जो हमारा लेजर तक का प्रोसेस था, जब हम सब्सिडरी बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, वो सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, बुक कीपिंग में आती हैं। देखो एक चीज होती है बुक कीपिंग, फिर जो है हमारा अकाउंटिंग, और ये होता है हमारा अकाउंटेंसी, ठीक है। बुक कीपिंग, फिर होता है हमारा अकाउंटिंग, फिर होती है हमारी क्या, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जिसमें सारे प्रिंसिपल, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। यहां पर हम तब तक रहते हैं जब तक हम इन चीजों का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जब तक हम इसका अंतिम परिणाम निकाल रहे हैं, अंतिम विवरण निकाल रहे हैं, अंतिम विश्लेषण कर रहे हैं, तहां तक हम क्या है, अकाउंटिंग है। बुक कीपिंग जब तक हम बुक्स को रिकॉर्ड करने का काम कर रहे हैं, ठीक है,
पुस्तक को रखने का काम कर रहे हैं, बुक्स को रिकॉर्ड करने का काम कर रहे हैं, तब तक हम कहाँ पे हैं, बुक कीपिंग। तीनों चीजों का अंतर समझिए, बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उनका सारांश निकालते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जो भी हमारे स्टेटमेंट है उनका विश्लेषण करते हैं, वो सारी चीजें अकाउंटिंग में आएगी। और जो हमारी क्या है, अकाउंटेंसी है, ठीक है, जो हमारी लेखांकन है, वो क्या है, बहुत सारे नियम, बहुत सारे सिद्धांत, सब चीजों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ग्रंथ होता है अकाउंटेंसी का, जिसमें सारे नियम, सारी सिद्धांत, सारी अवधारणाएं आपको दी होती है। क्लियर है अभी ये तीन चीजें? तो सबसे पहले तो आप इसको खत्म करिए, बुक कीपिंग ही लिखिए, ठीक है। तो बुक कीपिंग क्या है, दो चीजों से मिलकर बना है। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो, बुक प्लस कीपिंग, ठीक है, खातों को रखना। तो व्यवसाय में डेफिनेशन लिख लीजिए, जो भी हमारा बिजनेस है, व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है, खाते होते हैं, विभिन्न प्रकार के लेन देन के खाते, ये ज्यादा लिख लीजिए तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेन देन, अब लेन देन भी कैसा, फिनेंशियल, ठीक है। लेन देन के खातों को एक जगह, ठीक है, या फिर एक जगह रखने की प्रक्रिया क्या होती है, पुस्तक पालन कहलाती है। लेन देन के खातों को मेंटेन करने की या फिर रखने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, उसे हम बुक कीपिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तीनों चीजों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया क्या होता है। क्लियर है? अभी इतनी चीजें अगर आपके दिमाग में है ना, तो आपका काम जो है हो जाएगा। बुक कीपिंग अकाउंटिंग के लिए बेस का काम करता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बुक्स को जनरल बना रहे हैं या किसी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर हम उसका लेजर बना रहे हैं। तो यही सारी चीजें तो हम बुक कीपिंग में भी करते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी का जो इतना वाला पार्ट होता है वो बुक कीपिंग कहलाता है। तो यह है हमारी पूरी अकाउंटेंसी के लिए क्या करता है, बेस बनाने का काम करता है। ये भी एक फैक्ट लिख लीजिए, अकाउंटिंग के लिए क्या है, अकाउंटिंग के लिए आधार बनाने का कार्य करता है कौन, बुक कीपिंग, ठीक है। ये भी लिख लीजिए कि अकाउंटिंग को एक बेस जो देता है वो कौन देता है, बुक कीपिंग देता है। ये बुक कीपिंग भी किसका भाग होता है, अकाउंटिंग का ही एक भाग होता है। मान लीजिए एक दो तीन शब्द और आते हैं आपको, ठीक है। एक शब्द आता है आपका अकाउंट, बार बार ये तीन शब्द आते हैं, अकाउंट, इनको तीनों को पहले लिख लीजिए, ठीक है। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इन तीन वर्ड्स में कभी कंफ्यूज मत होना। क्या है, मैं लिख देती हूं, ठीक है। इन तीन वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, तीनों चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी जहां पर हम अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन्स को दर्ज करते हैं। राम का अकाउंट, ठीक है, श्याम का अकाउंट, तो ये हम क्या कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स है उनको क्या कर रहे हैं, दर्ज करने का काम कर रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन्स को दर्ज करते हैं, ये क्या हो गई हमारा अकाउंट, ठीक है। जिसके नाम से हम अकाउंट, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, सेल्स का अकाउंट, ठीक है, परचेज का अकाउंट, ये सारी चीजें हम लिखते हैं ना। तो ट्रांजेक्शन्स को दर्ज कर रहे हैं, जहां पे वो क्या है, हमारा अकाउंट्स। फिर अकाउंटिंग होता है, ट्रांजेक्शन को दर्ज करने की प्रक्रिया, ये जो पूरी की प्रोसेस दर्ज है ना, दर्ज तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो ये प्रक्रिया है अकाउंट्स को दर्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अकाउंट्स को दर्ज करने की प्रक्रिया, जो हम पूरी की पूरी प्रोसेस करते हैं, वो क्या है, हमारी अकाउंटिंग है। फिर अकाउंटेंसी क्या है, ठीक है, ये भी डिफरेंस है। तो अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंस जितने भी ट्रांजेक्शन्स को हम दर्ज कर रहे हैं, ठीक है, दर्ज करने की प्रक्रिया। अब इस प्रक्रिया के भी कुछ रूल्स नियम होंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि हम अपने मन से सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अवधारणाएं होंगी, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ ना कुछ रूल्स होंगे। तो इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं। क्लियर है? तो ट्रांजेक्शन्स को दर्ज करने के लिए, जो भी ट्रांजेक्शन्स को दर्ज करने के लिए जिस भी बुक में क्या दिए हैं, रूल्स दिए हैं, हमारे प्रिंसिपल्स दिए हैं,
हमारी अवधारणाएं दी हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारा अकाउंटेंसी है। अभी इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई? प्लीज ऐसा कोई भी डाउट है ना तो आप बाद में मुझसे पूछेगा, मैं एक्सप्लेन करती हूं अभी उसको। क्लियर है? अभी इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई कि क्या होता है। अब हमारे पास जो अगली चीज है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी, क्यों बनाई जाती है, ठीक है, क्यों इतनी मेहनत की जाती है अकाउंटेंसी को बनाने में। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के उद्देश्य क्या है, लेखांकन के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, हमारा काम क्या है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं, हमें कुछ भूल ना जाए, ठीक है। आप लोग घर में भी देखते हो, हम लोग सारी चीजों को एक जगह लिख लेते हैं ना, दूध वाले का पैसा किस दिन आया, किस दिन नहीं आया, दूध वाला आ रहा है हर महीने तो हमें लिखना पड़ता है कि इस दिन उसने दूध दिया, इस दिन नहीं दिया, ठीक है। अगर भी ऐसा हो गया कि हम भूल गए, अगर वो बार बार ब्रेक कर रहा है, हम भूल गए, तो क्या होगा, उसने तो पैसे जोड़ के हमसे पैसे ले लिए, हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी क्या है, अकाउंटेंसी सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को याद करना हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो व्यवहार, जो भी हमारा व्यवहार है उनका व्यवस्थित लेखा, व्यवहारों का, मैं इंग्लिश में भी लिखती चलूंगी, परेशान मत होइएगा, व्यवहारों का व्यवस्थित लेखा, ठीक है। एक जगह सारी चीजें लिख जाए तो हमें सारी चीजें याद रहेंगी, अदरवाइज जब लास्ट में हमें ये देखना होगा कि बिजनेस की क्या पोजीशन है, हम कैसे करेंगे, सारे ट्रांजेक्शन्स तो हमें याद नहीं होते, और एक बिजनेस में लाखों लाख ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, 2-4 ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज है वो क्या है कि व्यवहारों का व्यवस्थित लेखा, मतलब प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिएगा, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमने किए हैं उन सब को एक जगह व्यवस्थित रूप से लिखना क्या होता है, उद्देश्य होता है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हमें यह पता करना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमने किए हैं वो किसी ना किसी बुक में हमें लिख के तो रखने होंगे, अदरवाइज हमें क्या पता कि लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है आखिरी में, ठीक है। हम पूरे महीने का घर में रखते हैं तो भी हम एक एक चीज लिखते हैं कि मान लो हमारे 50,000 रुपए खर्च करने हैं, तो हम हर चीज का हिसाब हमें लिख के रखना पड़ता है, अदरवाइज कुछ ना कुछ डेटा ऐसा होता है जो हमसे मिस हो जाता है, ठीक है। तो अगर 50,000 में हमें इतनी दिक्कत हो रही है, तो सोचो जहां लाखों लाख के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वहां पे लाभ हानि अगर राशि में याद करना है कि हमने कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना लाभ हुई, कितना हानि हुआ, कितना बिजनेस से आया, कितना बिजनेस में गया, क्या प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन है, तो क्या होगा। तो फिलहाल सबसे पहले जो चीज है वो क्या है, हमें व्यापार की, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, व्यापार की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है उसके बारे में जानने के लिए भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो व्यापार की हम इसी से सारी एनालिसिस करते हैं ना, जो हमने जनरल रिकॉर्ड किया है उसी को हम क्या करते हैं, लेजर करते हैं, ट्रायल बैलेंस, फिर उन्हीं से हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, और उन्हीं फाइनल अकाउंट की हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, या फिर क्या हुआ है, ठीक है। तो व्यापार की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना, व्यापार की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना, टू नो द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस, दो दो मैं नहीं लिख रही हूं, ठीक है, एक एक ही लिखती हूं, जो इंग्लिश वाले हैं वो लोग लिख लीजिए कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये ज्ञात करना, टू नो द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ बिजनेस। क्लियर है? चलो अभी अगला लिखो, लाभ हानि ज्ञात करने के लिए भी हमें इन ट्रांजेक्शन्स की जरूरत पड़ती है, लाभ हानि ज्ञात करने के लिए, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि ज्ञात करने के लिए, लाभ हानि ज्ञात करने के लिए भी हमें इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। अगर कंटिन्यूअसली, अभी एक चीज देखिए, आपको, आपके पास 2-3 फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर ये पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया, तीसरा वाला हो गया, चौथे वाले फाइनेंशियल ईयर में आप खड़े हैं, ठीक है। तो आप अपना प्रीवियस डेटा भी देखते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखते हैं कि हम क्या क्या रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है,
तो क्यों हो रहा है, क्या अब हमें ये बिजनेस बंद करना चाहिए या फिर कुछ नए इनोवेशंस करने चाहिए, ठीक है। तो हम तब जानेंगे कि हमें रिकॉर्ड, हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, जब हम उनका प्रॉपर ट्रांजेक्शंस मेंटेन करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करके रखेंगे, तब तो हमें पता चलेगा कि किस फाइनेंशियल ईयर में हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, किसमें लॉस कमा रहे हैं, किसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस को कंटिन्यू करना भी है या नहीं करना। अगर आप कंटिन्यूअसली 4-5 सालों से लॉस ले रहे हो तो क्या आप कभी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहोगे, कभी भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी देखना कि हमारे पास फाइनेंशियल डेटा क्या है वित्तीय आंकड़ों के लिए, वित्तीय आंकड़े उपलब्ध करवाने के लिए, ठीक है। हमें ये फाइनेंशियल डेटा हमें भी जरूरत है कि हमें देखना है कि हमने प्रीवियस ईयर में क्या किया। हमें गवर्नमेंट को भी ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, टैक्स वगैरह जो है डिसाइड करने के लिए। फिर मान लीजिए अगर कोई पार्टनर है फर्म का, हमें उसे भी देना पड़ता है कि भाई हमने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस कमाया, ठीक है। हमारे इन्वेस्टर्स को देना पड़ता है कि अगर हम लॉस नहीं कमा रहे, देखो अगर मेरी कंपनी सालों साल 2 साल 3 साल 4 साल से लॉस में चल रही है, तो क्या कोई भी इन्वेस्टर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा, जबकि उसे पता है कि लॉस में जाना है, लॉस में जाना है मतलब उसका पैसा डूब जाना है, वो कभी करेगा, कभी इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। क्लियर है। तो हमें इन्वेस्टर्स को भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि देखो हमने पिछले साल इतना प्रॉफिट कमाया था, अगले साल इतना कमाया, अगले साल इतना कमाया, मतलब अगर आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो, लॉस कमा रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डाटा, इसके लिए भी जरूरत होती है, ठीक है। अब आपको पता ही है कि कंपनी लॉ में ये कंपनसेशन कर दिया गया है कि आपको अपनी अकाउंटिंग की बुक मेंटेन करनी ही है, ठीक है। अगर आप कंपनी अधिनियम के तहत कोई भी कंपनी खुद को रजिस्टर करती है तो उसे ये वैधानिक जो है एक लीगल वो है, कंपनसेशन है कि नहीं, आपको अपनी अकाउंटेंसी की बुक जो है मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके लिए भी सारे बिजनेस क्या करते हैं, अपना जो है अकाउंटिंग की बुक मेंटेन करते हैं। तो अगला लिख लीजिए, व्यवहारों सॉरी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हमें क्या करना है, हमें अपनी अकाउंटेंसी की बुक को मेंटेन करना है, ठीक है। मीटिंग जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी वैधानिक आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए भी हमें क्या करना है, अपनी अकाउंटेंसी की बुक को मेंटेन करना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं हमें अकाउंटेंसी की बुक को मेंटेन करने के लिए। अभी क्लियर है। चलो आगे चले, ठीक है, आगे चले। चलो भाई, अभी देखो किनको जरूरत होती होगी, ठीक है, क्या जो है किसको जरूरत होगी, आवश्यकताएं किसकी होती होंगी, जो है लेखांकन की आवश्यकता किसकी होगी, क्यों ये इंफॉर्मेशन जरूरी है, किसके किसके लिए जरूरी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये व्यापारी के लिए भी जरूरी है, जो बिजनेसमैन है उसके लिए भी जरूरी है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन जो व्यापारी है उसके लिए भी जरूरी है, उसको भी मेंटेन करना आवश्यक है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि किसको किसको प्रॉफिट हो रहा है, लेखांकन की जरूरत किसको किसको है, किसको किसको प्रॉफिट है, तो व्यापारी को भी इसके कुछ प्रॉफिट्स है, फिर गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होते हैं, इन्वेस्टर्स को भी पता चलता है कि बिजनेस की क्या सिचुएशन है, ठीक है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जो कंपनी के कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनको भी कुछ ना कुछ फायदे होते होंगे। ऑब्वियस सी बात है, बिना फायदों के तो कोई जो है इंफॉर्मेशन यूज, कर्मचारियों को भी पता चलता है, ठीक है। सबसे पहले कर्मचारियों को ही डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, आपको पता है ये कंपनी पिछले 4-5 सालों से सिर्फ लॉस में बिजनेस कर रही है, लॉस में बिजनेस कर रही है, मतलब ये हो सकता है कि अगर ये लॉस में कर रही है तो हो सकता है किसी और को बेच दे, हो सकता है ये कंपनी बंद कर दे, ठीक है, या फिर कुछ इनोवेशन करे, कुछ भी चांसेस है। लेकिन अगर लॉस कंटिन्यूअसली है तो इसका फ्यूचर बहुत सेफ नहीं है। तो क्या ये एम्प्लॉय कंपनी के साथ कंटिन्यू रहना चाहेगा? अगर कंपनी जो है हमेशा लॉस में चल रही है, उसको भी ये डर होगा ना कि कभी ना कभी मुझे निकाल दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर उसे ये पता चल रहा है कि कंपनी जो है अच्छा कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इस कंपनी के फ्यूचर के साथ साथ इस एम्प्लॉय का भी फ्यूचर जुड़ा होता है, इसलिए इन्फॉर्मेशन कंपनी के कर्मचारियों को भी जरूरी होती है। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो इनको अच्छा इंक्रीमेंट मिलता है, अच्छी जो है अदर बेनिफिट मिलते हैं। अगर कंपनी लॉस में है तो इनकी सैलरी को भी नहीं मिलेगी ना अच्छे से, तो ये इंफॉर्मेशन इनके लिए भी जरूरी है। फिर इन्वेस्टर्स के लिए क्यों जरूरी है?
ठीक है। आप लोग देखते हो जो भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं सब क्या करते हैं, कुछ फंडामेंटल स्टडीज करते हैं। ये देखते हैं कि कंपनी का जो प्रीवियस डेटा है वो क्या था, ठीक है, कंपनी कितना स्ट्रांगली अपने आप को आगे लेके चल रही है, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या से क्या हो रही है, ठीक है, कितना अच्छा कर रही है, कितना अच्छा इसकी परफॉर्मेंस है मार्केट में। तभी आप जाके मार्केट में पैसा डालते हो ना। जिस कंपनी के फंडामेंटल्स जनरली स्ट्रांग होते हैं आप उसी का जो है उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये कंफर्म होता है ना। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि क्यों जरूरी है, तभी वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेगा। अगर आप अपनी कंपनी का कोई डेटा ही उपलब्ध नहीं करा रहे हो तो वो कभी भी श्योर नहीं हो सकता आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा जनरली कंपनियां हर फाइनेंशियल ईयर के बाद अपना पूरा का पूरा डेटा न्यूज़पेपर्स में डालती हैं। आप देखिए हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस क्वार्टर में हमारा ये प्रॉफिट था, ये लॉस था, ठीक है, या फिर 6 महीने में या फिर साल भर में ये हमने परफॉर्म किया है, ये हमारी परफॉर्मेंस थी। जो भी लॉस होता है प्रॉफिट होता है वो सारी चीजें दिखाने का काम करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा क्या, व्यापारी के लिए। सबसे पहले तो व्यापारी को ही बहुत सारे लाभ होंगे, ठीक है। व्यापारी को पहला लाभ क्या होगा, सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि क्या हमें जो है जो मैंने इस बिजनेस में पैसा लगाया है, ठीक है, तो सबसे पहले जरूरत होती है टैक्सेशन के लिए। टैक्सेशन जब भी निर्धारित होता है हमें इन फाइनेंशियल डेटास की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले कर निर्धारण में पहली चीज क्या है, कर निर्धारण में सहायक होते हैं ये सारे के सारे डेटा। गवर्नमेंट भी बहुत सारे बेनिफिट देती है, बहुत सारी चीजें आपको देती है जब आप क्या होते हो, जब आपके पास डेटा नहीं होते, ठीक है। तो टैक्स निर्धारण करने में भी क्या होता है, जरूरत होती है। अगर आप लॉस में है तो गवर्नमेंट आपको टैक्स जो है उन चीजों पे फाइल नहीं करती, ठीक है। आपको कुछ भी चीज याद करनी है तो भी जरूरत होती है, लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी याद करना है, कुछ भी डेटा आपको याद करना है तो अगर आप बुक्स मेंटेन रखते हो तो आपको सारी चीजें इजिली याद रहती हैं, ठीक है। अगर न्यायालय में प्रमाण के रूप में, न्यायालय में प्रमाण के रूप में, ठीक है, आप इसे कोर्ट में एज अ एविडेंस जो है प्रस्तुत कर सकते हो कि अगर आपका मान लीजिए कोई पार्टनर है उससे आपका झगड़ा हुआ, ठीक है, उसने आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है, तो आप वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं कि भाई ये हमारी अकाउंटेंसी की बुक है, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी वो सही है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी व्यापार कोई भी व्यापारी है उसे अपने आप को दिवालिया घोषित करना है, उसे अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करना है। कोर्ट के सामने वो जाके बोल दिया कि मैं दिवालिया हो चुका हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो क्या कोर्ट कभी भी मानेगी नहीं। उनको साक्ष्य देना पड़ेगा, ठीक है, कोर्ट में कि मैं वाकई में इंसॉल्वेंट हो चुका हूं, मैं वाकई में दिवालिया हो चुका हूं। तो न्यायालय में एज अ साक्ष्य भी ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी व्यापारी के लिए लाभ ही है। फिर अगर कोई भी जो है ऋण आपको लेना है, ठीक है, कुछ भी करना है, आपको मान लीजिए व्यापार बेचना है, आप चाह रहे हैं कि आपको आपका बिजनेस आप किसी और को दे दें, ठीक है, तो भी आपको अपनी बुक दिखानी पड़ेगी कि भाई देखो मैं हमेशा से प्रॉफिट कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ, क्या है मेरी चीजें, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करने के लिए क्या है मेरी सिचुएशन, प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है हमारे बुक्स की, ठीक है। कोई भी अगर डिस्प्यूट्स होते हैं हमारे पार्टनर्स के बीच में, जैसे मैंने आपको अभी बताया, उन डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करने के लिए भी हमें इन्हीं की जरूरत पड़ती है। किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट आ गया मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में, हमने बिजनेस शुरू किया था, उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए भी हमें क्या जरूरत पड़ेगी, अकाउंटेंसी की बुक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हमें प्रीवियस ईयर से देखना है कि 2-3 सालों में हमने क्या किया है, कैसी हमारी परफॉर्मेंस रही है, कब हमने क्या इनोवेशंस किया, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल थे या नहीं थे, ये सारी चीजें देखने के लिए, मतलब जो प्रीवियस डेटा है उसको जो है देखने के लिए भी हमें क्या होगी, जरूरत पड़ती है अकाउंटेंसी की बुक की। तो ये सब लाभ हो गए किसको, व्यापारी को। अब गवर्नमेंट को क्या लाभ होते हैं, तो उसे भी प्रॉफिट होते हैं। गवर्नमेंट को क्या होता है, सबसे पहले अगर इसे टैक्स निर्धारण में सुविधा हो रही है तो गवर्नमेंट को भी टैक्स जो है हेल्पफुल इन टैक्सेशन, करारोपण में सहायक होता है, ठीक है। आपके पास बुक्स हैं, उनके हिसाब से अगर प्रॉफिट कर रहा है तो अच्छा खासा टैक्स जो है गवर्नमेंट ले सकती है, लॉस हो रहा है तो ठीक है, क्लियर है। अब किसी भी जो है देखो, कभी भी उद्योगों की जो कंडीशंस होती है उससे हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। गवर्नमेंट को हमारी इकोनॉमी की चिंता होती है, इसलिए समय समय पर ये सारी चीजें देखते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री जो है कैसा परफॉर्म कर रही है। तो जो भी हमारे मतलब उपक्रम होते हैं उनकी वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए भी गवर्नमेंट को लेखांकन की जरूरत पड़ती है, क्लियर है। अगला क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई लोन चाहिए, ठीक है, आप गवर्नमेंट से किसी सब्सिडी या फिर किसी लोन की बात कर रहे हैं, आपको लोन चाहिए,
आप क्या करोगे, आपकी जो अकाउंटिंग की बुक होगी उन्हीं के आधार पर तो आपको लोन दे दिया जाएगा। ठीक है, लोन हमेशा उधार हमेशा उसी को दिया जाता है जिसके पास उस लोन को पे करने की क्षमता होती है। अगर आप किसी से उधार मांगने जाओगे, किसी भी फ्रेंड से, किसी भी दोस्त से, वो आपको तब तक नहीं देगा जब वो सिक्योर नहीं हो कि हाँ भाई ये लौटा देगा। ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो वो भी देने में एक बार हिचकिचाएगा। तो कभी भी जो है फाइनेंशियल सब्सिडी अगर गवर्नमेंट को देनी है या किसी भी प्रकार का लोन देना है इनको, जो हमारे उपक्रम होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा बिजनेस है उसको, तो गवर्नमेंट को ये देखना देती है कि भाई ये प्रॉफिट कर रहा है या फिर लॉस कर रहा है। ऐसा तो नहीं है हम किसी ऐसी कंपनी में लगा दें कि हमारा पैसा डूब जाए, कोई भी पैसा डुबाना नहीं चाहता। तो वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के पहले भी गवर्नमेंट आपकी अकाउंटेंसी की बुक को देखती है। ठीक है, इसी तरीके से प्राइस कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारे लेखांकन के प्रॉफिट है जिसकी वजह से हमारा लेखांकन शुरू होता है। तो आज हमारा जो बेसिक था लेखांकन का वो खत्म होता है। अभी कल से हम जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे और फिर उसके बाद हम जो है एकदम शुरू कर देंगे अपना प्रिंसिपल, अवधारणा, ये सारी चीजें। क्लियर है? चलो भाई देख लेते हैं किसी के कुछ कुछ डाउट्स हैं, कुछ कुछ मैसेज हैं। रुपेश विश्वकर्मा अस्थायी पद के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये लोग जान लीजिए कि जो टेम्परेरी पोस्ट है ना, जो टेम्परेरी पोस्ट लिखी हुई है अस्थायी, आप लोग प्लीज जाके नोटिफिकेशन पढ़ा करिए। ठीक है, किसी की बातों में भी आने के पहले आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ा करिए। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप प्रोबेशन पीरियड सर्व कर रहे हो, आपका एग्जाम होगा। ठीक है, आपका एग्जाम होगा और आप 2 साल के लिए प्रोविजन पीरियड में चले जाओगे, प्रोविजन पीरियड में चले जाओगे। ठीक है, तो ये जो 2 साल का आपका पीरियड है ना, इसमें आप अस्थाई ही हो, स्थायी नहीं हो। ठीक है, अस्थाई हो, इसी के लिए आपके पास अस्थाई किया गया, फिर आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी और फिर आपको परमानेंट किया जाएगा। कोई भी भर्ती होती है जनरली सब में यही लिख के आता है अस्थाई। ठीक है, पोस्ट परमानेंट ना परमानेंट, मैं बहुत सारे मैसेजेस जो है बच्चों के पढ़ती रहती हूँ कि नोटिस देके निकाल देंगे। देखो, गवर्नमेंट ने अगर आपको एम्प्लॉय रखा है, कंपनी ने अगर एम्प्लॉय करके रखा है, आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य जो है परिवहन की बस चलती थी, आपको आपने देखा होगा। ठीक है, बहुत पहले की बात है, हम लोग शायद बहुत छोटे रहे होंगे। ठीक है, उस टाइम की बात है, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की बस चलती थी। जितने भी एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे ना, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन बहुत टाइम से घाटे में चल रहा था, प्रॉफिट में था ही नहीं। 4-5 साल से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में लॉस में चल रहा था। गवर्नमेंट ने उसे बंद करने का डिसीजन ले लिया और जितने भी एम्प्लॉय थे सबको वीआरएस दे दिया। क्या कर सकते हो आप इन सब चीजों में? ठीक है, तो अगर ऐसा निकालना होगा तो गवर्नमेंट कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बंद करेगी, आपको वीआरएस दे देगी, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहां पर कहीं पे भी संविदा मेंशन नहीं किया गया है कि आपको 2 साल 3 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन कहीं पे भी नोटिफिकेशन में आपको दिखी है क्या कि संविदा लिखा हुआ है? और जितनी भी पोस्ट आती है ना, सब में ये चीजें क्लियरली लिखी होती है कि आपकी ये पोस्ट संविदा है। संविदा कहीं नहीं लिखा हुआ है, आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। जितनी भी पोस्ट होती है ना, वो बात अगर उन्होंने उसी टाइम पे लिख दिया होता तो आप इतना ध्यान नहीं देते। उन्होंने बाद में जो शुद्धि पत्र निकाल दिया ना, इसकी वजह से बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ऐसा संविदा अस्थायी जैसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी भर्तियां होती हैं, आप एमपीपीएससी के और नोटिस भी देखिएगा, वहां पर सबको अस्थायी लिखा होता है। वहां उन्होंने कोष्टक में स्थायी लिख दिया था इसीलिए, और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी लिखा था। ठीक है, वो उनसे गलती हुई थी। 2 साल का अगर आपका प्रोबेशन पीरियड है तो आप 2 साल के लिए स्थायी नहीं हो, अस्थायी हो। अगर आप सरकारी नौकरी वाले सोचोगे ना कि मैं नहीं जाता हूं, आज गया कल नहीं जाऊंगा, तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जब आपको स्थायी करने की बारी आएगी नहीं किया जाएगा, बस ये है। ठीक है, यस, 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड, और हर पोस्ट में होता है। ऐसा कोई पोस्ट नहीं है जिसमें आपका प्रोबेशन पीरियड नहीं रखा जाता। हाँ, वो नेचर के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं, कभी 6 महीने का, कभी 8 महीने का, कभी 1 साल का, कभी 2 साल का, वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? रुपेश, आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए ना? मैम, प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे देखें? प्रीवियस ईयर का पेपर अभी अवेलेबल ही नहीं है अभी तक। तो ठीक है, 2012 का पेपर हुआ था। फिलहाल आपके पास जो टॉपिक्स हैं आप उन्हीं पढ़िए। चलो, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। अभी किसी को डाउट है क्या? हमने जितना पढ़ा उतने में कोई डाउट है क्या आप लोगों को? आज जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन थी ना, क्लियरली हमने, कल हम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लेखांकन के प्रिंसिपल, अवधारणाएं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू फॉर द सेशन। मिलते हैं फिर से 2:30 बजे, 3 बजे, 2:30-3 बजे फिर से मिलते हैं अपनी ऑडिटिंग वाली क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।